हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। बाकी लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है मोशन एंड फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन ये 2 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जो भी थे हमारे रिविजन्स के, इसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर लिया है। अब आज की रिविजन क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन का मतलब क्या है कि बेसिकली देखो क्या है कि कोई भी बॉडी, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि अगर मान लो ये मार्कर आपको अगर हमने ऐसे यहाँ से छोड़ दें, ठीक है, तो ये सीधे कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि नीचे की तरफ कोई ऐसी चीज़ है जो इसको खींच रही है, मतलब कोई इसको एक्सीलरेट करा रही है। ठीक है, क्योंकि बिना फोर्स का तो ये मूव करेगा नहीं। या इसी को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दें, ऊपर की तरफ थ्रो कर दें, तो ऊपर की तरफ अगर इसको थ्रो कर दें तो देखेंगे कि एक टाइम के बाद से अगेन ये वापस आने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है नीचे की तरफ। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका होता है किसी भी दो मैसिव बॉडीज के बीच में काम करता है। मैसिव बॉडीज का मतलब जिनके पास मास है। ठीक है, तो अगर हम मान लो कोई भी दो बॉडी ले लिया जिसका मास है, एक बॉडी का मास है m, दूसरी बॉडी का मास क्या है? स्मॉल m। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, यानी कि ये बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किस फोर्स से? F से। और इनके बीच की अगर डिस्टेंस मान लिया r, ठीक है, सेंटर टू सेंटर अगर इनके बीच की डिस्टेंस हमने ले लिया r, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम और क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर इसको सिंपली कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि टू बॉडीज हैविंग मास आर केप्ट टुगेदर, ठीक है, आर केप्ट एट अ सम डिस्टेंस, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive in nature। मतलब कि ये हमेशा अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, इनकी जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपल नहीं करेगा, इनकी रिपल्सिव नहीं होता है, अट्रैक्टिव होता है। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ये फॉलो करता है। क्यों करता है? देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, if two bodies having a some mass are kept at a some distance, then they experience a force of attraction due to the mass of the each bodies। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के मास की वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, एंड दैट फोर्स इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? r, तो r स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हमने कह दिया जी m अपॉन आर स्क्वायर। इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वर्क्स यूनिवर्सली।
यानी कि पूरे यूनिवर्स में अगर हम देखें कहीं पर भी चले जाएं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये काम करेगा। इनकी दो ऐसी बॉडीज हैं, उनके बीच में अगर फोर्स उनका मास है दोनों के पास, तो वो दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगी, यानी कि दोनों जो है फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे जो जी है, कैपिटल जी, जी जो है आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू दी पावर -2। ठीक है, तो इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको ये होती है, यानी कि जो ये फोर्स है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन, इसका मीटर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये मास का केजी, इसका भी केजी, तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये चीज आपका हो जाएगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इनकी दो मैसी बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो इसका मतलब कि मान लो आप बैठे हो और आपका कोई फ्रेंड है आपके पास बैठा हो, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ आपको दिख रही है कि अगर डिस्टेंस कम होगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस जितना कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, लेकिन और दोनों के बीच में जो मास है, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो मान लो कि आपका मास, यानी कि आप हो और आपका फ्रेंड है, दोनों एक बिल्कुल क्लोज बैठे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि उनके बीच में अगर अट्रैक्शन है तो दोनों क्या आ जाना चाहिए, आके चिपक जाना चाहिए, लेकिन वो क्या है, वो अपनी सीट पे बैठा है, आप अपनी सीट पे बैठा है, यानी कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए दोनों बॉडीज के बीच में मास में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप याद रखना, टू एक्सपीरियंस gravitational force between two bodies, there should be vital difference in their masses। ठीक है, उनके बीच में जो मास में डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विटाल होना चाहिए, मतलब कि बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। अब इसके बाद से एक टर्म आता है ग्रेविटी। एक टर्म आता है क्या, ग्रेविटी। ये ग्रेविटी क्या होती है, अगर दो बॉडीज हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और उसमें एक बॉडी आपकी अर्थ हो, यानी कि ग्रेविटी क्या होती है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन, या फिर सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन अ बॉडी एंड अर्थ और किसी भी बॉडी के बीच में अगर फोर्स काम कर रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी एंड एसोसिएटेड एक्सीलरेशन विद ग्रेविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जनरली किससे डिनोट करते हैं, जी से, एंड दिस इज डिनोटेड बाय जी। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, ये वैल्यू जनरली जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। बट ये वैल्यू जो है अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मान लो आप अर्थ के अलग, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो क्या है, लाइक का बिल्कुल एक तरह से ओवल शेप है। ठीक है, तो ओवल शेप है यानी कि वो यूनिफॉर्म शेप नहीं है, तो उसका जो मतलब जी की वैल्यू है वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होती है। ठीक है, तो जनरली 9.8 और कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम ले सकते हैं। हाँ बेटा, तो यहाँ पे जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे यानी कि अर्थ के लिए जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 होती है, और ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी कि ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर अ बॉडी on अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे कोई भी बॉडी है या उसकी सरफेस के आसपास कोई बॉडी है, तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ काम कर रही है। और अगर यही चीज़ ऊपर की तरफ अगर मतलब कोई भी बॉडी जा रही है, ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि वहाँ पे ग्रेविटी की मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, तो भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर जी है तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, -g हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसका यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशंस लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे, यानी कि कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे v = u + at होता है। ठीक, अब दो कंडीशंस इसमें होंगी, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। v = u + at। अब यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -g, तो v = u - gt, और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में v = u + gt यूज करेंगे। s = ut + हाफ at² होता था, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अगर यहाँ पे इन्वॉल्व है तो s = क्या जाएगा, s के प्लेस पे अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकता है, तो h लिख सकते हो। h = ut - हाफ gt²। यहाँ पे h = ut + हाफ gt²। उसी तरह से v² - u² = 2as होता है, यहाँ पे लिख सकते हो v² - u² = अपवर्ड जा रहा है तो -2gh, और डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या लिख सकते हो, सीधे सीधे v² - u² = 2gh। ठीक है, तो ये फार्मूलेज आपके यूज होंगे अगर कोई भी बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अंदर फॉल हो रही है, यानी कि उसको हम बोलते हैं अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली डाउन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बॉडी फॉलिंग फ्रीली इन डाउनवर्ड। ठीक है, फ्रीली, और कह सकते हो अंडर ग्रेविटी इन डाउनवर्ड इज नोन एज फ्री फॉल। यानी कि कोई भी बॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ यानी कि फॉल हो रही है, गिर रही है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, या फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी।
ठीक है, तो आई थिंक फ्री फॉल ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, जैसे देखो एक आपने ले लिया सरफेस अर्थ, ठीक है, जिसका मास है m, यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, तो इसका मास हमने ले लिया स्मॉल m, ठीक है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लिया, इसको हमने कह दिया r, तो r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और r की वैल्यू देखें, ये अगर मान लो इसका सेंटर है, अर्थ का सेंटर है, तो दिस इज अ रेडियस ऑफ द अर्थ एंड दिस इज अ हाइट ऑफ फ्रॉम द टॉप। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स है F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये नीचे की तरफ आ रहा है किस एक्सीलरेशन से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी एक्सीलरेशन से, तो F इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो इस पर लगने वाला फोर्स ये भी है और ये भी है, तो इसका मतलब दोनों फोर्स इक्वल होंगे, तो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये ध्यान रखो g की वैल्यू आपको, यानी कि ये जो है आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, दिस इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, h क्या है, हाइट जो है अर्थ के सरफेस से। मान लो कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे है, तो उस केस में h क्या होगा, यानी कि एट सरफेस ऑफ अर्थ h इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये 0 रखोगे तो क्या जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि किसी अर्थ के सरफेस पे अगर g की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो रेडियस आपको अर्थ का पता है, मास अर्थ का पता है, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी ग्रेविटी की वैल्यू आती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू आती है, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती है, ये अप्रॉक्सीमेटली 9.8 के आसपास आती है, ठीक है। तो इसलिए हम जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी और प्लेनेट पे चले जाओ, तो उस प्लेनेट के लिए भी ये फार्मूला आपका वैलिड होगा, तो उस प्लेनेट के लिए आपका उस प्लेनेट का मास लेना होगा और यहाँ पे उस प्लेनेट की रेडियस लेनी होगी। जैसे कि अगर मान लो जैसे सैटेलाइट है, अर्थ का एक सैटेलाइट है, मान लिया मून, ठीक है, तो मून पे अगर हम बात करेंगे, तो मून पे अगर हम ये कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, सेम, यानी कि यहाँ पे मून का मास लेंगे, मून का रेडियस लेंगे, वहाँ पे जब जी की वैल्यू निकालेंगे, तो जी की वैल्यू जो भी आएगी अर्थ की पे आने वाली वैल्यूज की 1/6 पार्ट आती है, ठीक है, यानी कि जो है अर्थ के पर जो भी वैल्यू आती है वो 1/6 पार्ट वहाँ पे मून पे आती है, यानी कि जी की वैल्यू जो है मून पर क्या होती है, वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ मून, मून के सरफेस पे क्या होती है, इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यानी कि अब अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू, यहाँ पे जी का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर ये भी आपका क्या है, जो जी, इसको हमने जी लिख लिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इसको जी डैश मान लो, ज़्यादा बेटर है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी डैश इज इक्वल टू 1/6, आपके सरफेस पे क्या होती है, जी, ये हो जाएगा g/6। कहने का मतलब है कि जो फोर्स, यानी कि जो फोर्स कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस पे एक्सपीरियंस करेगी,
उसका 1/6 पार्ट जो है मून पर एक्सपीरियंस करेगी। यानी कि मून पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, कम होती है। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका ये सारी चीजें कवर हो गई, ग्रेविटी, फ्री फॉल, ठीक है, इफेक्ट ऑफ मोशन, यानी कि ग्रेविटी की वजह से मोशन पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग ग्राउंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि लेज की हाइट कितनी है ग्राउंड से, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो टाइम आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, फॉल्स ऑफ अ लेज मतलब कि किसी हाइट से, या इमेज है कुछ हाइट पर रखा गया होगा, वहां से वो कोई चीज गिरती है। कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, यहाँ से कोई भी चीज गिरती है, क्या है कि कार है, लेज यहाँ पे ऐसे, ठीक है, कोई भी कार है, यहाँ से ये ऐसे चल रही थी, लेकिन यहाँ से ये सीधे नीचे की तरफ गिर रही है, ग्राउंड पे आ जाती है। आपको g की वैल्यू दे रखा है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है वो 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड लग रहा है। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे जब ग्राउंड पर स्ट्राइक हो रहा होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ से फॉल हुआ तो u 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 होगा। ठीक, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u 0 प्लस एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी g, और t की वैल्यू आपको इंटू 0.5, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू 0.5 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है, यानी कि जो स्ट्राइक होगी यहाँ पर वो किस स्पीड से स्ट्राइक होगी, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्ट्राइक होगी। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चूंकि ये क्या होता है कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है यूनिफॉर्म, जी की वैल्यू जब गिर रहा था तो वो कांस्टेंट ही रहता है ना, चेंज तो होती नहीं है। जी की वैल्यू जब यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, मतलब कि चेंज नहीं हो रहे, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। फाइनल वेलोसिटी क्या है 5, इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन 2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इसकी क्या आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद से नेक्स्ट क्या कर रहा है, हाउ हाई इज इट्स द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ये कितनी हाइट पर है, ये हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए आपको मालूम है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाइट निकालना है तो s के प्लेस पे क्या लिख सकते हो h, u के प्लेस पे u ही रहने तो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्लस नीचे आ रहा है तो हाफ g एक्सेलरेशन के प्लेस पे g और t स्क्वायर। आपको सारी वैल्यूज पता है, इसमें वैल्यूज पुट करोगे u क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, तो 0 इंटू टी 0.5 है
प्लस हाफ 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर, यह जाएगा क्या 0 प्लस 5 कैंसिल कर दोगे 5 इंटू 0.5, यह जाएगा 5 इंटू यहाँ पे स्क्वायर है तो 0.25, ये कर लोगे सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 1.25, ठीक है। तो 1.25 मीटर जो है उसकी हाइट होगी कहाँ से, ग्राउंड से, यानी कि ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है 1.25 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स को आपको प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग करोगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें जो है हम लोग बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे।